Hi everyone, I am Chanchal Bhardwaj and you are watching my channel Insightful Education। तो आज हम पढ़ेंगे हमारे क्लास 11 एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन के बारे में, ये माने चुनाव और प्रतिनिधित्व के बारे में। अब चुनाव क्यों होते हैं, किसी भी देश में चुनाव क्यों जरूरी है, लोग किस प्रकार अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, क्या चुनाव हर तरह की सरकार में होते हैं और अगर होते हैं तो किन किन प्रक्रियाओं का पालन होता है, माने कौन कौन से इलेक्शन मेथड्स यूज किए जाते हैं, कौन इलेक्शन करवाता है, ये सब चीजें हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इलेक्शन क्यों जरूरी है। क्यों जरूरी है इलेक्शन इसीलिए जरूरी है कि सारे सिटीजन्स डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग में, एवरीडे डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि एक कंट्री की जो पॉपुलेशन होती है वो लाखों करोड़ों में होती है, जिसकी वजह से हर सिटीजन का डायरेक्टली इन्वॉल्व होना इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग इज क्वाइट इम्पॉसिबल। इसीलिए जो इलेक्शंस हैं वो किए जाते हैं ताकि एवरीडे डिसीजन मेकिंग इजी हो जाए, ठीक है। और हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, जिसके थ्रू हम अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनेंगे वो हमारे लिए सत्ता में जाकर, गवर्निंग अथॉरिटीज में जाकर डिसीजन मेकिंग करेंगे, ठीक है। अब जो इलेक्शन है वो क्या होते हैं, इलेक्शन वो होते हैं जब जिस विधि के द्वारा हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, माने द मेथड through which people elect their representative in a democracy is called election। माने जिस भी विधि के द्वारा हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, चुनाव। माने हम जिस भी मेथड को फॉलो करके, किसी भी मेथड को फॉलो करके, चाहे वो चुनाव प्रक्रिया हम डायरेक्टली अपने चुनावी प्रतिनिधि को चुन रहे हैं या इनडायरेक्टली चुन रहे हैं, किसी भी प्रकार से चुन रहे हैं, उस विधि को क्या बोला जाएगा, इलेक्शन। चुनाव की विधि को क्या बोला जाएगा, इलेक्शन, ठीक है। देन डज एवरी डेमोक्रेटिक कंट्री होल्ड इलेक्शन, क्या हर एक लोकतंत्र में इलेक्शन होते हैं? जी हाँ, जरूर होते हैं। और क्यों होते हैं क्योंकि हमारे जो लोकतांत्रिक कंट्रीज होती हैं, हमारे जो लोकतांत्रिक देश होते हैं, उनमें इलेक्शन बहुत जरूरी होते हैं ताकि लोगों को सीधे तौर पर ना इन्वॉल्व करके उनका एक डिसीजन मेकिंग में पार्ट लिया जा सके, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ही है लोगों का शासन, ठीक है। अब कुछ ऐसे नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज भी हैं जो कि इलेक्शन रखते हैं। वो क्यों रखते हैं? सिर्फ दिखावे के लिए, ताकि लोग उन पर, उनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पर कोई सवाल ना उठाएं और उनके रूल को कोई खतरा ना हो। अब लोकतंत्र भी दो प्रकार के होते हैं, माने डेमोक्रेसी भी दो प्रकार की होती है। डेमोक्रेसी के दो टाइप होते हैं, एक होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, माने प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, लोग जो होते हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। माने जैसे कि अगर हम गांव में, देहात में चले जाएं तो क्या देखा होगा आपने कि वो अपने प्रधान का चुनाव सारे एक गांव के लोग बैठकर करते हैं और जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं वो जीत जाता है, उसे चुनाव घोषित कर दिया जाता है, उसे प्रधान घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। तो वो होता है डायरेक्ट चुनाव। अब ये जो डायरेक्ट चुनाव होते हैं ना, वो छोटी पॉपुलेशन के साथ हो सकते हैं, जैसे कि आपके स्कूल में मॉनिटर का चुनाव, ठीक है, जैसे कि कॉलेज में सीआर का चुनाव, कक्षा प्रतिनिधित्व, क्लास रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव, ठीक है। तो उसी तरह जो डायरेक्टली हम चुनाव इजीली कर सकते हैं विद अ स्मॉल पॉपुलेशन और विद अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल, मतलब कम लोगों के साथ हम डायरेक्ट चुनाव, डायरेक्ट इलेक्शन कर सकते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन इट कैन नॉट बी प्रैक्टिस्ड व्हेन अ डिसीजन हैज टू बी टेकन बाय लैक्स एंड करोड्स ऑफ पीपल। अगर बहुत सारे लोगों को हमें चुनाव, बहुत सारे लोगों के लिए हमें चुनाव ऑर्गेनाइज करने हैं, तो हम ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक की राय लेना, लाखों लोगों की राय लेना एक एक डिसीजन के लिए बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जहां पर हम डायरेक्टली पार्टिसिपेट ना करके, सीधे तौर पर डिसीजंस ना लेकर अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं जो हमारे लिए डिसीजन लेता है, ठीक है। सिटीजन्स चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, माने हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, हम उन लोगों को चुनते हैं जो हमारे लिए सत्ता में, सरकार में बैठकर शासन करेंगे, कोई भी फैसला लेंगे, कोई भी नीति या पॉलिसी बनाएंगे, हम उन लोगों को चुनते हैं, ठीक है।
रिप्रेजेंटेटिव्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग। अब जो हमारे प्रतिनिधि होंगे वो एकदम बहुत ही एक्टिव रूप से एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे डिसीजन मेकिंग में, जैसे कि हमारा इंडिया में होता है। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी लोकल गवर्नमेंट के लेवल पर होती है, ठीक है। इट कैन बी प्रैक्टिस विद अ ह्यूजली पॉपुलेटेड कंट्री, माने एक बहुत ही पॉपुलेटेड कंट्री के साथ हम ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि इंडिया एग्जाम्पल। देन हाउ इलेक्शन कैन बी कंडक्टेड इन अ डेमोक्रेटिक मैनर। अब इलेक्शन जो है वो हम लोकतांत्रिक तरीके से कैसे करा सकते हैं, माने एक डेमोक्रेसी के तौर पर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शन किन नियमों शर्तों के आधार पर होने चाहिए, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए जिससे कि जो एक इलेक्शन हो वो डेमोक्रेटिक बन जाए। तो वो होगा हु इज एलिजिबल टू वोट, कौन कौन वोट दे सकता है, 18 साल से सभी ऊपर के लोग वोट दे सकते हैं। देन हु इज एलिजिबल टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, आपके जो विधानसभा के चुनाव जो होते हैं उनमें 25 साल से ऊपर की आयु के लोग हिस्सा कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, मतलब प्रतिनिधि बन सकते हैं लोगों के, जनप्रतिनिधि। और वो एक क्या नाम है एक्टिव मतदाता होने चाहिए, वोटर लिस्ट में उनका नाम होना चाहिए, कोई पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, ऐसे ऐसे नियम है, ठीक है। तो ये कौन एलिजिबल हो सकता है कॉन्टेस्ट करने के लिए, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए, उसके भी नियम कानून है, ठीक है। हु इज टू सुपरवाइज इलेक्शन, अब इलेक्शन करवाता कौन है, इलेक्शन कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और जो लोकल लेवल के इलेक्शंस होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट कराती है। देन हाउ डू द वोटर्स चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, अब जो वोटर्स होंगे ना वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स माने अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे करेंगे, ठीक है, किस तरीके से करेंगे, किस विधि से करेंगे, ठीक है। देन हाउ आर वोट्स टू बी काउंटेड, कैसे वोट काउंट होंगे, किस तरीके से काउंट होंगे, और रिप्रेजेंटेटिव्स कैसे इलेक्ट किए जाएंगे। ये तरीके होते हैं, ये नियम और कानून होते हैं जिनके आधार पर, जिनके बेसिस पर कोई भी इलेक्शन डेमोक्रेटिक बनता है, माने कोई भी चुनाव जो होता है ना वो लोकतांत्रिक बनता है। और हमारे देश में कौन सी चुनाव की प्रतिनिधि फॉलो की गई है जो कि बाकी देशों से कैसे अलग है, तो चलिए जानते हैं। इंडिया में इलेक्शन का कौन सा तरीका फॉलो करते हैं, तो इंडिया में जो तरीका फॉलो करते हैं वो है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, या फिर जो सबसे आगे वही जीता। ये हमारा सिस्टम है जो कि इंडिया में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब करता है इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए, क्योंकि ये सबसे इजी सिस्टम है और इंडिया बहुत ही पॉपुलेटेड कंट्री है, इसीलिए इस मेथड को फॉलो किया गया है ताकि इजीली वोट काउंट हो सके, इजीली इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर हो सके, ठीक है। तो अब चलिए इसमें होता क्या है ये जानते हैं। द होल कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। देखिए अब क्या होगा कि पूरे देश को, हमारे भारत को कितने भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, 543 सीटों में, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। माने हमारे जो लोकसभा की सीटें हैं ना वो 543 है, क्योंकि दो हमारे जो होते हैं वो एंग्लो इंडियंस के लिए रिजर्व होती हैं, वैसे 545 है लेकिन 543 है। तो लोकसभा की जितनी सीटें होंगी उतने ही भागों में पूरे इंडिया को बांट दिया जाएगा। जैसे कि दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर लोकसभा की 7 सीटें हैं, तो दिल्ली को हमारे 7 भागों में बांट दिया जाएगा। वहां पर से 7 कैंडिडेट खड़े होंगे, हर पार्टी के 7 कैंडिडेट खड़े होंगे जो कि लोकसभा इलेक्शन लड़ेंगे, ठीक है। वहीं अगर मैं विधानसभा की बात करूं दिल्ली की, तो दिल्ली की विधानसभा के अंदर 70 सीटें हैं, तो 70 सीटों पे दिल्ली के अंदर जितनी भी पार्टीज होंगी वो अपने 70 कैंडिडेट्स खड़े करेंगी, ठीक है। वैसे ही मतलब जितनी सीटें उतने क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया जाएगा, किसी भी रीजन को कितनी सीटें हैं उसके आधार पर उतने क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया जाएगा। मानिए कि लोकसभा की 7 सीटें तो 7 सीटों में 7 क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया पूरी दिल्ली को, ठीक है। अगर विधानसभा की 70 सीटें हैं तो पूरे 70 क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया गया पूरी दिल्ली को, ठीक है। तो उसी प्रकार पूरे भारत को कितने क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया गया, 543, ठीक है। 543 हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, हमारे क्षेत्र बनेंगे जहां से चुनाव होंगे, और जितनी सीटें उतने ही क्षेत्र, ये समझ लीजिए पहले, ठीक है। और ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट 1 रिप्रेजेंटेटिव, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक प्रतिनिधि चुनकर आएगा, ठीक है, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से। अब द कैंडिडेट हु सिक्योर्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड,
जिस कैंडिडेट के पास सबसे ज्यादा वोट होंगे उसे इलेक्टेड माना जाएगा, वो जीत जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसका नाम है जो सबसे आगे वही जीते, माने जिस कैंडिडेट के पास सबसे ज्यादा वोट हुए वो जीत गया। ठीक है, और द विनिंग कैंडिडेट नीड नॉट टू सिक्योर द मेजोरिटी ऑफ वोट्स, माने कोई भी जो कैंडिडेट जीतेगा उसको ऐसा नहीं होगा कि उसे मेजोरिटी ऑफ वोट्स चाहिए, सबसे ज्यादा वोट्स उसी को चाहिए तभी वो जीतेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसे बाकी प्रतिनिधियों से ज्यादा वोट चाहिए, ठीक है, तब वो जीतेगा। ठीक, अब दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड प्लुरैलिटी सिस्टम, इसे बहुलवादी व्यवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा मतलब अपने बाकी प्रतिनिधियों से ज्यादा जिसके पास वोट होंगे, अपने बाकी जो आसपास के क्षेत्रों में, उसी क्षेत्र में जो बाकी प्रतिनिधि खड़े होंगे उनसे ज्यादा उसके पास वोट होंगे तो वो जीत जाएगा, और इसीलिए इसका नाम प्लुरैलिटी सिस्टम माने बहुलवादी व्यवस्था भी है, और इट इज डिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब यह सीधी सरल भाषा में समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास 100 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। ठीक है, मान लीजिए 100 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, या फिर हम दिल्ली का एग्जाम्पल ले लेते हैं, छोड़ो दिल्ली का एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर 70 सीटें हैं, तो पूरी दिल्ली को कितने क्षेत्रों में बांट दिया जाएगा? पूरी दिल्ली को कितने क्षेत्रों में बांट दिया जाएगा? 70 रीजन्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, 70 सीट तो 70 रीजन में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, अब 70 सीटों पे 70 प्रतिनिधि खड़े हो गए, एक पार्टी के, बी पार्टी के और सी पार्टी के। मान लीजिए 70 सीटों में से मान लीजिए एक सीट पर ए कैंडिडेट, बी कैंडिडेट, सी कैंडिडेट खड़ा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए हमारे यहाँ की सीट पर, हमारे वेस्ट दिल्ली की सीट पर एक कैंडिडेट खड़ा हुआ है, ए पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी से। ठीक है, एक एक कैंडिडेट खड़ा हुआ है। अब इन कैंडिडेट्स में से मान लीजिए 100 वोट डले हैं, तो 100 वोट में से इसको गए 40 वोट, इसको गए 30 वोट और इसको भी गए 30 वोट, तो कौन जीत जाएगा? ये जीत जाएगा। ठीक है, लेकिन आप एक और चीज देखिए, ये वाली लाइन यहाँ प्रूव होगी, द कैंडिडेट हु सिक्योर्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट इज डिक्लेयर इलेक्टेड, तो इसको ज्यादा वोट मिले थे बाकी दोनों से, तो ये जीत गया हाईएस्ट नंबर। ठीक है, देन द विनिंग कैंडिडेट नीड नॉट टू सिक्योर द मेजोरिटी ऑफ वोट्स, माने क्या इसको मेजोरिटी सच में मिली है? देखिए 40 लोग, 100 में से 40 लोग तो इसको बनाना चाहते थे कैंडिडेट, लेकिन बाकी के 60 लोग तो इसे कैंडिडेट के रूप में देखना ही नहीं चाहते थे, फिर भी ये जीत गया। तो इसीलिए कहा गया है कि इन दोनों से सिर्फ थोड़े ज्यादा वोट भी मिले हैं, इसको 10 ज्यादा वोट मिले, ठीक है, तो भी ये जीत गया। तो मेजॉरिटी ऑफ वोट नहीं मिलने हैं इसको, सिर्फ इसको इन दोनों से ज्यादा वोट मिलने चाहिए, तो ये जीत जाएगा। ठीक है, और प्लुरैलिटी सिस्टम इसीलिए है कि सिर्फ एक ही इंसान के वोट देखे जा रहे हैं, जो बाकी दो हैं, माने जिनको 60 लोग नहीं चाहते थे इसको बनाना कैंडिडेट, फिर भी ये बन गया। तो उसी तरह हम ये एग्जाम्पल लेते हैं 1984 का, जो हमारी कांग्रेस जो जीत कर आई थी हमारे इंडिया में, तो कांग्रेस को कितने प्रतिशत वोट मिले थे? 48%, जो कि तो आधे भी परसेंटेज के वोट नहीं है, माने 100 में से 48% वोट मिले हैं, बट उसे सीटें कितनी मिली हैं? 415 सीटें, जो कि 2/3 से बहुत ज्यादा बहुमत, माने अकेली पार्टी पूरी गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है। ठीक है, अब बीजेपी को, बाकी सब पार्टीज को देखिए कम मिले हैं, सीट नहीं मिली, पर वोट इनको टोटल किए जाए तो 52% होंगे। तो पार्टीज, बाकी पार्टीज के वोट मिलाकर इसके पार्टी के वोट से ज्यादा हैं, लेकिन सीटें इसकी ज्यादा हैं। तो यही हमारा जो सिस्टम है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, कि जिसके पास ज्यादा वोट होंगे वो नहीं जीतेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जिसके पास ज्यादा वोट परसेंटेज होगा वो जीतेगा, जिसके पास ज्यादा सीटें होंगी वो जीतेगा। ठीक है, तो सीटों का हम यहाँ किसका चुनाव करते हैं? हम यहाँ पार्टी का चुनाव नहीं करते हैं, हम यहाँ प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। हमारे प्रतिनिधि हमारे सामने सीधे तौर पर खड़े होते हैं। ठीक है, तो कांग्रेस के पास सिर्फ 48%, माने टोटल वोट्स के आधे भी नहीं थे, लेकिन जो सीटें मिली हैं वो हाफ से भी ज्यादा मिली हैं। ठीक है, तो क्यों मिली है? क्योंकि हमारे यहाँ सीटों को देखा जाता है, वोट्स को नहीं देखा जाता। इसके जो कैंडिडेट थे वो 415 कैंडिडेट अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव जीते, बाकी दोनों कैंडिडेट से ज्यादा वोट लेकर आए। ठीक है, तो इसीलिए ये जो है इसको ज्यादा सीटें मिली बाकी पार्टीज के मुकाबले।
तो ये है हमारा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के बारे में। तो अभी हमने पढ़ा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के बारे में, जो इंडिया और यूके में प्रैक्टिस होता है, ठीक है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम के बारे में, रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के बारे में, जिसको समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली भी कहा जाता है। अब इसको बहुत ही सीधे तौर पर समझने की कोशिश करेंगे, ज्यादा हम डिटेल में नहीं घुसेंगे इसके। सीधे तौर पर समझना देखिए ज्यादा इजी होता है, ज्यादा अगर हम लिख के बताएं फिर समझाएं बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, मान लीजिए ये कहाँ प्रैक्टिस होता है, इजराइल एंड नीदरलैंड्स में, ठीक है। इजराइल और नीदरलैंड में ये प्रैक्टिस होता है। तो चलिए अब हम इजराइल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो पूरे देश को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड करेंगे, पूरे देश को एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी मान लिया, और इजराइल में कितनी सीटें हैं पूरे देश की, 120, ठीक है। 120 सीटों पर चुनाव होंगे, ठीक है। सारी पार्टीज क्या करेंगी, इजराइल में मान लीजिए कोई ए पार्टी है, कोई बी पार्टी है और कोई सी पार्टी है। सारी पार्टीज क्या करेंगी, ठीक है, सारी पार्टीज क्या करेंगी, यहाँ भी 120 कैंडिडेट की लिस्ट, यहाँ भी 120 कैंडिडेट की लिस्ट और यहाँ भी 120 कैंडिडेट की लिस्ट निकाल देंगी, ठीक है। तो ये जो तीनों पार्टीज होंगी ना, वो 120 कैंडिडेट की लिस्ट निकाल देंगी, लेकिन प्रायोरिटी ऑर्डर पे, मतलब 1 से 20 तक, 1 से 120 तक जो रैंक होंगी ना, तो टॉप जो रैंक्स होंगी वो टॉप कैंडिडेट्स की होंगी, माने जिनको वो चाहते हैं कि अगर कम से कम सीट भी आए ना तो ये कैंडिडेट तो आए ही आए, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट्स होंगे वो प्रायोरिटी ऑर्डर रैंकिंग पे होंगे, माने जो अगर एक सीट आती है ना इस पार्टी की, तो जो सिर्फ पहला कैंडिडेट ये जो लिस्ट में नाम लिखेंगे वो कैंडिडेट को वो सीट मिल जाएगी, ठीक है। ये प्रायोरिटी बेसिस पे जो लिस्ट होती है वो होता है, ठीक। अब क्या होगा कि मान लीजिए पूरी कंट्री में 120 सीटों पर वोट पड़े, ठीक है, 120 ही वोट मिले हैं मान लीजिए, ठीक है। ऐसा होता नहीं है, वैसे कंट्री में ज्यादा लोग होंगे, लेकिन हम एक सॉल्यूशन छोटा करने के लिए मान लेते हैं कि 120 ही वोट मिले हैं। तो 120 वोट मिलने के बाद क्या होगा, मान लीजिए 120 का 40% वोट ए पार्टी को मिला है, ठीक है। 120 के 40%, 40% जो वोट होंगे ना वो ए पार्टी को मिले हैं, तो इसको भी 40% सीट मिलेंगी। तो यहां समझ में आया, हमारे जो सिस्टम में क्या था कि वोट और सीट के बीच में कोई रिलेशन नहीं था, ठीक है, दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। लेकिन यहाँ क्या होगा, जितने प्रतिशत वोट मिले उतनी प्रतिशत सीटें मिली, तो 120 का 40% हो गया आपका 48 सीट्स, तो ए पार्टी को 48 सीट्स मिल गई, ठीक है। तो अब समझ में आया इसका क्या मतलब हुआ। तो पहले जो 1 से 48 तक के जो इनकी लिस्ट में नाम होंगे ना, वो चुनाव में चुनकर आ जाएंगे, ठीक है। ये हमारा होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम का वेरिएंट 1, ठीक है, जिसमें क्या होगा कि सबसे पहले, अब इसको अच्छे से समझते हैं, सबसे पहले यहां पर क्या होगा कि जितने प्रतिशत वोट उतनी प्रतिशत सीट, इसीलिए इसको बोला गया है प्रोपोर्शनल, ठीक है। जितने प्रतिशत वोट उतनी प्रतिशत सीट, इसीलिए इसका नाम भी क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव, माने जितने प्रतिशत वोट आए उतने प्रतिशत हमारे रिप्रेजेंटेटिव आए। इसका एक फीचर ये है। दूसरा फीचर क्या है कि जितने भी प्रायोरिटी लिस्ट होगी, प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट होगी, तो जितने भी, मान लीजिए मैंने आपको बताया 48 कैंडिडेट्स चुनकर आए 40% के, ठीक है, तो 1 से 48 तक उस लिस्ट में जो भी नाम होंगे वो एक पार्टी को मिल जाएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए 10% आते तो 12 वोट मिल जाते, ठीक है। तो उसी तरह से जितने प्रतिशत हमारे वोट होंगे उतनी प्रतिशत ही हमारी सीट होंगी। तो ये जो हमारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम होगा, ये हमारा कहाँ प्रैक्टिस होता है, इजराइल और नीदरलैंड में। ये इसका वेरिएंट 1 है। तो चलिए पढ़ते हैं इसका वेरिएंट 2 क्या है। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम का वेरिएंट 2 क्या है,
अब हमने क्या किया था वेरिएंट 1 में, पूरे कंट्री को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया था। अब हम क्या करेंगे, पूरे कंट्री को एक से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पूरे कंट्री को 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसी A B C D E, और इनकी हमने अलग अलग सीट्स तय कर दी। मान लीजिए इसको 5 सीट्स दी हैं, इसको 15 दी हैं, इसको 25 दी हैं, इसको 10 दी हैं, इसको 20 दी हैं, ठीक है। अब इन सीट्स पर क्या होगा, इन सीट्स पर जो चुनाव होंगे वही, जो प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट है वो वही रहेगी। तो यहाँ क्या करेंगे, हर पार्टी यहाँ से अपने 5-5 कैंडिडेट की लिस्ट जारी करेगी, यहाँ से 15-15 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी करेगी, यहाँ से 25-25 कैंडिडेट की लिस्ट जारी करेगी, और 10-10 कैंडिडेट्स की लिस्ट, 20-20 कैंडिडेट्स की लिस्ट, ये सब जारी होंगी, ठीक है। अब क्या होगा, जिस पार्टी को जितने वोट्स मिलेंगे उतनी सीट्स उसे मिल जाएंगी, समझा था ना। मान लीजिए इस पार्टी को जो है, इस पार्टी को 10% वोट मिलते हैं 10 सीटों पर, ठीक है। तो 10 का 10% क्या हुआ, 1, तो इसको 1 सीट मिल गई इस पार्टी को, यहाँ पर बाकी पार्टीज में डिवाइड हो जाएंगी बाकी सीट्स। तो इसी तरह से ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम चलता रहता है कि यहाँ पर हर पार्टी, मान लीजिए यहाँ पर XYZ पार्टी है, यहाँ पर भी XYZ, तो ये तीनों पार्टी 5-5 कैंडिडेट की लिस्ट जारी करेंगी, ठीक है। 5-5 कैंडिडेट की लिस्ट जारी करेंगी, और जितने भी वोट मिलते हैं, मान लीजिए सबसे कम X को मिले तो उसके हिसाब से उसको 1 सीट या 2 सीट मिल जाएगी, बाकी को 3 और 2, ऐसे सीट्स डिवाइड हो जाएंगी। जितने % वोट उतने ही % सीट। बाकी यहाँ पर बस एक चेंज है कि पूरी बड़ी कंट्री को हम 4 या 5 सीटों में डिवाइड कर देते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर देते हैं, और मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है। मल्टी मेंबर माने एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पे कई सारे लोग खड़े होंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ क्या था, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पे एक ही प्रतिनिधि जीत कर आएगा, यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कई सारे प्रतिनिधि जीत कर आ सकते हैं, ठीक है। और इसका जो पहला सिस्टम था उसमें एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 120 लोग जीत कर आ रहे थे, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ ये हमारा दूसरा रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम था। ये प्रैक्टिस होता है अर्जेंटीना में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे दोनों सिस्टम में क्या डिफरेंसेस हैं। तो अब हम जानते हैं दोनों ही विधियों को साथ में लेकर कि क्या मेजर डिफरेंसेस है। तो क्या मेजर डिफरेंसेस है, देखिए यहाँ पर क्या है, कंट्री इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल ज्योग्राफिकल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जैसे कि हमने पढ़ा था 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया गया है पूरे इंडिया को, ठीक है। तो 543 सीट्स जो है लोकसभा की सीट्स हैं, उतने ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इंडिया डिवाइड हो रखा है, ठीक है। एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट्स 1 रिप्रेजेंटेटिव। मैंने बताया था जितनी सीटें उतने कैंडिडेट, तो जितनी सीटें उतने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनकर आएंगे। तो 543 सीट्स, तो 543 कैंडिडेट्स चुनकर आएंगे लोकसभा में। देन वोटर्स वोट फॉर अ कैंडिडेट। हमारे सामने हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं उनके नाम होते हैं। जब हम वोट देने जाते हैं तो वोटर क्या नाम है, जो हमारा पैलेट होता है, हमारी जो ईवीएम मशीन होती है, उस पर कैंडिडेट का नाम, उसकी पार्टी होती है और बटन होता है, तो हम वोट दबाते हैं, ठीक है। तो हमें पता होता है वो पार्टी से वो कैंडिडेट खड़ा है, ठीक है। तो अ स्मॉल पार्टी में गेट मोर सीट। जैसे कि हमने पढ़ा था, सिर्फ कांग्रेस एक छोटी सी पार्टी जिसको इतनी ज्यादा सीट मिल गई थी। और अभी भी अगर हम बात करें 2019 के इलेक्शन की, बीजेपी को 303 सीट्स मिली थी, जबकि मेजरली उसको 35 पॉइंट समथिंग % ऑफ वोट्स मिले थे। माने कि इतनी बड़ी मेजोरिटी ऑफ सीट्स मिलना, जो कि आधे से बहुत ज्यादा है, लेकिन जो वोट्स थे बहुत कम थे, ठीक है। तो उसको, एक छोटी पार्टी को बड़ी सीट, ज्यादा सीट्स मिल सकती हैं। देन कैंडिडेट्स हु विन्स इलेक्शन मे नॉट गेट मेजोरिटी ऑफ वोट्स। ये भी हमने पढ़ा था कि जरूरी नहीं है जो कैंडिडेट जीते उसको मेजोरिटी ऑफ वोट्स मिले, उसको बाकी कैंडिडेट से सिर्फ एक ज्यादा वोट में मिलेगा ना तो भी वो जीत जाएगा, तो मेजोरिटी नहीं कह सकते हम उसको। एग्जाम्पल यहाँ का क्या हो सकता है, ये कैंडिडेट कहाँ फॉलो होता है, यूके और इंडिया में। देन पीआर सिस्टम की हम बात करें तो पीआर सिस्टम में लार्ज ज्योग्राफिकल एरियाज में पूरी कंट्री को डिमार्केट किया जाता है। पूरी कंट्री को एक या एक से ज्यादा थोड़े बहुत एरियाज में डिमार्केट करते हैं। अब हमने ये भी जाना था कि यहाँ पर एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी भी हो सकती है, जैसे कि इजराइल में पूरे देश को ही एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अर्जेंटीना में मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे कई मेंबर्स खड़े होते हैं, कई मेंबर्स इलेक्ट होकर आते हैं। तो मोर देन 1 रिप्रेजेंटेटिव में बी इलेक्टेड फ्रॉम 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये हमने जाना था जब मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए एक
कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइडेड है एक कंट्री, तो एक से यहाँ से 5 मेंबर चुनकर आने, यहाँ से 10, यहाँ से 20, यहाँ से 15, यहाँ से 25, ठीक है। तो ऐसे एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से नंबर ऑफ कैंडिडेट्स डिफर कर सकते हैं, अलग ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट चुनकर आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या था, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही कैंडिडेट चुनकर आएगा, ठीक है। देन वोटर्स वोट फॉर द पार्टी, यहाँ पर देखिए हमें पता ही नहीं होता हमारे सामने इलेक्शन में हम किसको वोट डाल रहे हैं, हमें उस इंसान का नाम पता नहीं होता, लेकिन हमें पता होता है कौन सी पार्टी को वोट देना है, क्योंकि पार्टी जो होती है अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट निकाल के वो सब रख लेती हैं कि हमने इस प्रायोरिटी लिस्ट पे कैंडिडेट्स की लिस्ट रखी है। पर जनता के सामने सिर्फ एक पार्टी होती है जिसको वो वोट दे रही है, जितने परसेंटेज वोट मिलते हैं वो पार्टी जीत जाती है, अपने उतने ही कैंडिडेट्स को टॉप से बॉटम तक रैंक करती है, और जो टॉप में कैंडिडेट्स होते हैं उतनी सीट्स उसको मिल जाती है, ठीक है। देन कैंडिडेट हु विंस द इलेक्शन गेट द मेजॉरिटी ऑफ वोट्स, अब हमने यहाँ पढ़ा था जितने परसेंटेज वोट उतनी ही परसेंटेज यहाँ पर सीट्स आएंगी एक पार्टी की, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, यहाँ पर कभी भी ना सिंगल पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होती, जैसे कि हमने 1984 का एग्जांपल यहाँ लिया था जिसमें सिंगल पार्टी सिर्फ कांग्रेस की ही गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हमेशा कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म होती है, क्योंकि किसी एक पार्टी को मेजोरिटी ऑफ वोट्स नहीं मिलते। कि क्या होता है कि ज्यादातर पार्टीज को मिली जुली सरकार बनती है यहाँ पर, क्योंकि सभी पार्टीज को थोड़े थोड़े वोट्स मिलते हैं, तो 120 सीटों पर चुनकर आना है, इसीलिए यहाँ पर सब लोग मेजोरिटी गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं, बट विद अ कोलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। एग्जाम्पल इजराइल और नीदरलैंड में ये प्रैक्टिस होता है। अब ये वाला पॉइंट एक बार फिर से अच्छे से समझिए, कैंडिडेट हु विन द इलेक्शन गेट द मेजोरिटी ऑफ वोट्स, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे ना जिस पार्टी को, वही पार्टी जीतेगी। यहाँ पर ऐसा नहीं था, यहाँ पर हमने पढ़ा था वोट्स में और सीट्स में कोई रिलेशन नहीं था, यहाँ पर वोट्स में और सीट्स में डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशन है, ठीक है। तो ये हमारा था फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम ऑफ इलेक्शन। इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस, इन दोनों को हमने मेजरली पढ़ा। अब आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं, एंड हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।